नमस्कार, आप देख रहे हो टीवी भारत। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मोना मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के पहले चरण में जो मुद्दा उठाया था वही अब पूरे देश में प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। आराधना मिश्रा ने बताया है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तार से बताया था कि यह अभियान किस तरह चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इससे पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए अभियान के रूप में आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक मताधिकार जनता के पास है। आराधना मिश्रा ने कहा कि 7 अगस्त के कार्यक्रम के बाद 12 और 14 अगस्त को इस अभियान को प्रोजेक्टर के माध्यम से देश भर में दिखाया गया और कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन जागरण अभियान है। चल रहा है, कुछ जगह से अभी हमारे हस्ताक्षर आने बाकी भी हैं, पर आज की तारीख में 17,88,765 हस्ताक्षर फॉर्म हमें प्राप्त हो चुके हैं। 8 नवंबर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आज ये प्रेस वार्ता इसी क्रम में की जा रही है और पूरे देश में आज प्रेस वार्ता हो रही है प्रदेश मुख्यालयों पर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में रामलीला मैदान दिल्ली में विशाल वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जिसमें पूरे देश से एक आवाज उठेगी और दिल्ली तक पहुंचेगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में जैसे ही तिथि आ जाएगी आपको सूचित किया जाएगा, पर नवंबर के लास्ट वीक में तय कर दी गई है। उसी दिन 5 करोड़ जो हमारा लक्ष्य हो सकता है इससे बढ़ भी जाए, पर जो कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि 5 करोड़ हस्ताक्षर कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में इस SIR पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए आप सब यहाँ पे एकत्रित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ आदरणीय PL पुनिया जी, आदरणीय KL शर्मा जी सांसद अमेठी, हमारे बड़े भाई उज्जवल रमन सिंह जी सांसद प्रयागराज और मनीष जी, सभी हमारे कांग्रेस कमेटी के सारे सदस्य जो आज मंच पर मेरे साथ हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, वोट चोरी पर आप लोगों ने विस्तार से लगातार राहुल गांधी जी की बात सुनी और देखी थी। इस देश की जनता इस बात से सहमत है और लगातार खास करके बिहार के फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो राहुल गांधी जी ने बात कही वो पूरी तरह से सच के रूप में सामने आ रही। मैं आज जो SIR का अभियान शुरू हुआ 7 अगस्त को, आपको मालूम है कि सबसे पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की शीट को दिखा करके किस तरह से वोट चोरी हुई महाराष्ट्र में इसको विस्तार से बताया। उसके बाद ये अभियान के रूप में कांग्रेस वो संगठन पूरी मजबूती से पैरेलल चल रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि कोई ऐसा मतदान अभी कोई मतदाता का नाम कटा है कि नहीं कटा है। अभी तो शुरुआत हुई है, ये चलेगा ये, तो ये लगातार हमारी पूरी तैयारी है। हम इससे पूरी तटस्थता से लड़ेंगे। काफी दूरदर्शिता है इसका मतलब।
संदेह इस पर खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। और जो बात कांग्रेस पार्टी ने कही, राहुल गांधी जी ने जो कही, उस बात को और बल देता है। अब मैं हरियाणा के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। कुल 2 करोड़ के वोटरों में से 25 लाख वोट चोरी हुए, यानी हर 8 मतदाता पर 1 वोट चोरी हुआ। और कैसे चोरी हुआ? इसमें डुप्लीकेट वोटर्स थे। डुप्लीकेट वोटर्स का सॉफ्टवेयर, आपको जानकारी जरूर होगी कि डुप्लीकेट वोटर्स का सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे होता है कि अगर कहीं भी डुप्लीकेसी हुई तो उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो उन डुप्लीकेट नामों को उठा ले और उसमें से सेट डिलीशन कर ले। पर मुझे तो लगता है कि ये डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जो लोडेड है ईसीआई की वेबसाइट पर, वो काम नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो अमान्य पते पर लगभग 93,714 बल्क वोट 19,26,351। ये फिगर्स मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि आपको ये बताना चाहती हूँ, ये फिगर्स कोई हम नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वही फिगर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उपलब्ध थी। ये वोट जो डुप्लीकेट वोट थे वो कहाँ से आए? एक एक घर में, ये आप लोगों ने भी देखा, हम सब लोग देख रहे हैं कि एक एक घर में 66 वोट, कहीं 501 वोट, कहीं 108 वोट, ऐसे मिला लीजिए तो 19,26,000 वोट ऐसे हैं जिनका अता और पता दोनों गलत है। नकली फोटो वाले वोट अभी तो हम लोगों ने साक्षात देख लिया कि ब्राजील से भी वोटर यहाँ पर, हिंदुस्तान की धरती, यहाँ का वोटर वोट दे सके न दे सके, विदेश के भी वोटर्स यहाँ पर इलेक्शन कमीशन उनको वोट देने दे रहा है। फोटो, एक फोटो इस्तेमाल की गई जिसने 22 बार वोट दिया। कौन है और कहां से हो रहा है ये? इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो जो हरियाणा में बड़े पैमाने पर वोट की चोरी हुई है तो केवल और केवल इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है इसके लिए। मैं आपको एक और आश्चर्यजनक आंकड़े देती हूँ। हमारे 2 सांसद यहाँ पे बैठे हैं। एटीएस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सहारनपुर निवासी बिलाल खान, जो आतंकी संगठन अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर LR कुमार ने बताया है कि आरोपी 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। आईजी के अनुसार आरोपी के मोबाइल से कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है, जिसके चलते उससे 9 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। आईजी LR कुमार ने बताया कि आरोपी बिलाल खान अल-कायदा के सक्रिय नेटवर्क से जुड़ा था और उसकी गतिविधियों प्रदेश से सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा थी। इसी बीच आजमगढ़ में स्थानीय पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने थाना फूलपुर निवासी 50,000 रुपये के इनामी बदमाश वकीफ उर्फ वकीफ को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 बोर के बंदूक और 38 बोर के रिवॉल्वर और 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक पिकअप में 4 गाय बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस और ATS की इन संयुक्त कार्रवाइयों से साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अवैध गौ तस्करी के मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत है
और इस पुलिस एक्शन के माध्यम से एक 12 बोर के वेपन, एक रिवॉल्वर, एक तमंचा और एक पिकअप वाहन, उसमें 4 गाय के साथ बरामद किया गया है। DOT का पोर्टल था, उसमें cer.gov.in पर ये कितना भी फ़ोन मोबाइल चोरी होती है उसका AMI नंबर्स को डालते थे और उसके बाद उसका लोकेशन डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को मिल जाती थी और उसके हेल्प लेते हुए ये सराहनीय कार्य आजमगढ़ पुलिस द्वारा किया गई थी और उस पर DOT यूपी पुलिस, इसमें यूपी पुलिस को सम्मानित करने के लिए आजमगढ़ पुलिस को नंबर 1 इंडिया में नंबर 1 घोषित कर इनको आगे वाले कार्यक्रम शिमला में होने वाले हैं वो DOT द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा, बट डेफिनेटली पुलिस के ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्रिमिनल्स के नियति से इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी STF और लोकल पुलिस द्वारा किया जा रही है और आगे के टाइम पे इसकी सफलता आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू। बिलास द्वारा अपनी पाकिस्तानी AQS हैंडलर से उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बयात संज्ञान पे आई थी। बिलास द्वारा लगभग 4000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार पाकिस्तानी AQS हैंडलर्स से संपर्क में था और उनके माध्यम से AQS की गतिविधि अंजाम देने के लिए निर्देशित प्राप्त हो रही थी। ये अभियान और इसके एक्शन आपको डेली कुछ सराहनीय कार्य द्वारा बताया जा रही है। इसको पूरी यूपी STF और संबंधित जनपदों के स्पेशलाइज्ड टीम्स गठित किया गया है। उसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर कितना भी नेटवर्क्स है इसको तोड़ने का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम शुरू हुआ है और आगे वाले समय पे आपको इस सफलता के बारे में आपको शेयर किया जाएगा। गुड आफ्टरनून। STF यूपी और जनपद आजमगढ़ द्वारा आज एक पुलिस एक्शन में एक 50,000 का इनामी है, वो उनका मृत्यु हुआ है। उनका नाम है वाकिफ, 34 इयर्स के हैं, सन ऑफ निवास, फुलपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ 3 दर्जन के ऊपर केसेस है, चोरी, लूट। दूसरा वाला कार्य यूपी ATS द्वारा AQS अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक सक्रिय सदस्य बिलाल खान, निवासी ग्राम पापरी, जनपद सहारनपुर, इनके खिलाफ 15/9/2025 ATS द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इनको 4/11 से ATS ने पुलिस कस्टडी में लिया गया था और उनसे पूछताछ किया जा रही है। पूछताछ में कुछ उल्लेख के बाद मैं अभी शेयर करना चाहूँगा। आजमगढ़ पुलिस अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा यूपी पुलिस नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स बरामदगी में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। एक उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा शिमला में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से। और इनके द्वारा 20 महीनों में 2445 मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया था। वो वर्ष 2024 में 1224 फ़ोन बरामद किया था। अब वर्ष 2025 में अब तक 1221 फ़ोन बरामद किया गया था। हाल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद और महान बनाकर भारतीय सेना का अपशब्द कहते हुए सेना विरोधी वीडियो शेयर किया था। बिलाल पाकिस्तानी सेना का समर्थन से कश्मीर को भारत से आज़ाद करने वाले चैट्स भी मोबाइल से मिली थी। अभियुक्त बिलाल और अन्य साथियों की गतिविधि
और सहयोग के बारे में पूछताछ जारी है। बिलास खान, ओसामा बिन लादेन, अल जवरी, असीम उमर संबली और जैश ई मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर के अपने आदर्श मानता था और उनके भाषण को मोटिवेट होकर उसको प्रसारित करता था। इसने एक अलग चैनल बनाए रखा था, उसी पे एक्यूएस इंस्पायर्ड ऑडियोज वीडियोस को शेयर करता था और लोगों को रिक्रूट करने का प्रयास कर रहा था। लखनऊ के आकाशवाणी में महिलाओं के अधिकार और कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में आकाशवाणी की महिला अधिकारी और कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अधिवक्ता मौजूद रहे। आकाशवाणी की उप निदेशक सुमन लता शुक्ला ने महिलाओं के मुद्दों के साथ साथ पुरुष समाज में भी अपील की है कि वे महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार सकारात्मक और सम्मानजनक रखें। और कार्यशाला के दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया और इस कार्यशाला ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और समानता के महत्व को फिर से रेखांकित किया है। आज किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है? ये एक कार्यशाला है जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित है और ये कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। तो महिलाओं को इसके बारे में जानकारी देना, उनको जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे मुख्य रूप से आकाशवाणी लखनऊ के लोग ही हैं और सभी वर्ग के कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। महिलाओं को लेकर बहुत समस्याएं आती हैं, तो क्या क्या सुझाव दिए जाएंगे? सुझाव यही है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और यहाँ पे एक स्वस्थ वातावरण रखें। मतलब पुरुषों से भी अपेक्षा है कि यहाँ पर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें और एक स्वस्थ वातावरण हो जिससे कि महिलाएं अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो उस पर भी कोई कार्यक्रम है? हम लोगों ने अभी वंदे मातरम सामूहिक रूप से गाया है उसी के उपलक्ष्य में और सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। जी, क्या नाम है आपका? सुमन लता शुक्ला, मैं यहाँ उप निदेशक हूँ और आईसीसी की अध्यक्षा हूँ। भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार की बाढ़ आई है। मुख्यमंत्री ने आज 877 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसमें से 543 वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल और 334 डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी शामिल है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 60,000 से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है और जल्द ही 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो कहते हैं नौकरियां नहीं है तो आंखें तो खोल के देखो। और मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है और उन्होंने कहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण से लगभग 4 लाख लोगों के रोजगार मिला है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर मिले और प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार के नए युग में प्रवेश करे। ताकि वाकई मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा तो हम भी नहीं बोल पाते। कितनी अच्छी मेहनत करके शब्दों का संचय, उनका अपने मनोभाव से व्यक्त करना, भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। राजमान हमारे एक पीएस श्रीमान संदीप यादव जी, पीएस हेल्थ और फॉरेस्ट के दूसरे अफसर माननीय अंबाड़े जी, प्रधान मुख्य संरक्षक, क्या संरक्षक ही बोलते हैं ना, वन संरक्षक,
अब मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा आपका विभाग का ऊपर के लेवल वाली रचना को तो समझता हूँ, लेकिन मैं ये अंदर की जानकारी के प्रधान मुख्य वन और स्वास्थ्य विभाग का मिला जुला हमारा आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन। उनने अच्छे से अपनी बात रखी। आपका कदम भी इस देश की सुरक्षा के साथ, देश की जवाबदारियों के लिए, जनता की सेवा के लिए, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भारत की सारी व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला करके मैं आपका सबका, आपके इतनी बड़ी संख्या में 877 युवाओं को ये जो हमारे वन संरक्षक से लगा करके हेल्थ और दोनों विभाग ने मिलकर के जो बड़ी महती भूमिका अदा की, मैं आज आपके दोनों विभागों की तरफ देखता हूँ तो वो भी अच्छा लगता, अद्भुत लगता है। इस अवसर पर जैसा कि नरेंद्र जी ने सही कहा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस प्रकार से आनंद मठ के उपन्यास के अंदर उस समय के तत्कालीन माहौल को रेखांकित करते हुए एक कथानक के माध्यम से पात्र और सुपात्र की संघर्ष के बीच हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, उसमें से एक पात्र को वंदे मातरम करते हुए बात करने के लिए कुछ पंक्तियां गीत के रूप में लिखी है। और वंदे मातरम जिसके मनोभावना के आधार पर एक पंक्ति तुम ही प्राणा शरीरे नरेंद्र शिवाजी ने कही है। ये बात सही है कि 1857 की क्रांति के बाद 1875 में ये आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा गया और उसके अंदर बंकिम चंद्र जी ने अपनी वंदे मातरम गीत की रचना दी और बाद में 1896 में गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने स्वर से उसको लिपिबद्ध करते हुए सबके बीच प्रस्तुतिकरण दिया। और ये बात भी हमारे लिए समसामयिक होगी कि वंदे मातरम के बलबूते पर उस दौर के अंदर जब वंदे मातरम का मंत्र अपने आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बीज मंत्र का काम करता था, उनको उत्साह उमंग जगाता था, देश की आज़ादी की ललक जगाता था, अपने प्राणों का उत्सर्ग के लिए प्रेरित करता था। तो इनकलाब जिंदाबाद में भी वंदे मातरम शब्द निकल के आता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ये तमाम देशभक्तों ने वंदे मातरम, मैं अपने देश की वंदना करता हूं और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पूरा देश एक उद्वेलित होकर के 1905 में बंग भंग एक बड़ा अंग्रेजों का षड्यंत्र था जब बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाने का विषय रखा गया, लेकिन वो बंग भंग आंदोलन में उस वंदे मातरम की गूंज ने न केवल बंग भंग को रोका बल्कि काल के प्रवाह में आज का हमारा बंगाल बचा है बड़े पैमाने पर। तो बड़ी भूमिका उसमें उस वंदे मातरम के मंत्र के साथ तत्कालीन नेतृत्व की भी थी। मैं आज आपसे विस्तार से बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी 150वीं जयंती, तो वंदे मातरम के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, मिटने वाले, अपने आप को उत्सर्ग करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक, वो सारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम जिनने देश की आज़ादी के लिए उस वंदे मातरम के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी भारत की पहचान बनाई। लेकिन ये बात भी सही कि आज़ादी के पहले इन गीतों से जिस प्रकार से हर एक देश के संघर्ष के समय बने गीतों ने सबका मार्ग प्रशस्त किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे के सारे उनके जो राष्ट्रगान बने, उनका अंतर्गत जो आने वाली कठिनाई के बीच जिससे कठिनाई को पार पाने का आत्मविश्वास बनता है, वो उस भाव से आता है। लेकिन बने हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तंत्र भी चाहिए, जिस तंत्र के आधार पर ये सच्चे अर्थों में ये मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर हमारा देश दुश्मनों के हाथों से सदैव बचावी रहे, सुव्यवस्था स्थापित करे, अपने अपने कामों में हमको यश मिले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है उस उथल पुथल भरे देश के समय जब देश में 600 से ज़्यादा रियासतें थी
और अंग्रेजों के द्वारा उस समय छोड़े गए एक, लेकिन जीवन चलने का नाम, यहां भी मत रुकना, जो जहां से आए और आगे सपने देखना और आगे बढ़ना, जितना आगे जा सकते हो, जितनी आपके अंदर की क्षमता, परमात्मा ने ये पिंड ऐसा बनाया, इस पिंड में अनंत संभावना है, लेकिन दोनों के अपने विभागों का भी मस्ती अलग टाइप की, और ये भी स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का। उनके जीवन के बारे में नरेंद्र जी ने बताया कि जिनके घर के कष्ट कैसे थे, एक चाय वाले परिवार से एक माँ के कष्ट के बारे में बोलने में भी हमको दोबारा लगेगा। हम सब इस कष्ट से निकले, कमोबेश सब, मैं भी उस परिवार से आता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आते, हम जहाँ से भी आते हैं वो अतीत की बात है, लेकिन हमने आज जहाँ खड़े होकर के काम करना प्रारंभ किया, उसकी मिसाल क्या बनी, ये बात मायने रखती है, और इस दिशा में आप सब चलेंगे, ये भाव से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ और आज हमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। हमारे साथ ही जो वन विभाग के नवनियुक्त वन रक्षक है, साथ ही चिकित्सा विभाग के नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सक है, उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और मेरे ख्याल से ये हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करता है, सारे युवाओं का जो अपने भविष्य को लेकर तैयारी करते हैं, और इस तरीके का समारोह हम लोगों में एक नया उत्साह और जोश लाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहे रहूँ मित्ते भी भारत के साथ।